लास्ट क्लास में हमने शायद सभी लोकस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रैक करे थे हमने, जो भी थे। 29 to 37 में कोई डाउट है क्या? इसमें कोई क्वेश्चन अभी नहीं ट्राई करे? चलो ये भी कर लेना थोड़ा सा, जितना हो सकता है कल तक, ठीक है। ये भी कर लेना 29 to 37, और फिर जो भी डाउट आता है वो तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो क्या हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करें अब? ठीक है। एक क्वेश्चन है उसमें, एक बच्चे ने पूछा था, तो शायद हो सकता है बाकियों को भी वो मॉड्यूल देना। एक बार एक क्वेश्चन बता देता हूँ बस, क्योंकि वो ठीक ठाक क्वेश्चन था। उसमें कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, कुछ कह रहे हो? मतलब मुझे भी डाउट है, मतलब वो मैंने प्रैक्टिस किया था ना तो। ओके, पेज 71, क्वेश्चन नंबर 37 हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं हम, इसलिए ये वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं अभी। हाँ, locus of middle point of intercept on line, locus of middle point of intercept on line y equal to x plus c made by the lines 2x plus 3y equals to 5 and 2x plus 3y equals to 8, c being a parameter जिसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डाउट में आया था एक बच्चे को, तो अपन फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। लोकस ऑफ मिडिल क्या हो गया? तो 5 और 8 और सेम इक्वेशन है। हाँ, तो पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइन बोल दी। मतलब स्लोप 2x plus 3y सिर्फ कांस्टेंट बदलता है ना पैरेलल लाइंस में। ठीक है, और दोनों का -2/3 है, तो चलने दो ना, जैसा है वैसा दिया है। चलो, तो दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। पहले तो फिगर बनाते हैं, ताकि क्वेश्चन फील हो जाए थोड़ा सा कि पूछ क्या रहे हैं भाई। फिगर बहुत जरूरी रहता है फील करने के लिए। तो ये अपने पास कोई भी दो लाइन है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द लाइन made by the lines this and this. Okay, middle point of intercept on the line y equal to x plus c, 2x plus 3y equals to 5, 2x plus 3y equals to 8। ये जो इंटरसेप्ट बना मेड बाय द लाइंस, इस लाइन पे जो इंटरसेप्ट बना, लैंग्वेज पढ़ो, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन। थोड़ी सी भी अगर अंग्रेजी आती है तो समझ जाओगे, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन मतलब उस लाइन पे इंटरसेप्ट बन रहा है। जनरली इंटरसेप्ट अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा था ना, ये इंटरसेप्ट वो इंटरसेप्ट, या ये भी एक इंटरसेप्ट होता है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये नॉर्मल इंटरसेप्ट दोनों के बीच में जितना कट आ रहा है दो लाइन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे उसी तरीके से ये वाला इंटरसेप्ट दिख रहा है, और इस इंटरसेप्ट का मिडिल पॉइंट का लोकस। अब ये क्यों चेंज होगा? क्योंकि देखो इस लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है तो बहुत सारी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होगी, बहुत सारी स्लोप वन है, इधर भी खींच दो इधर भी, बहुत सारी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होगी। तो मिडिल पॉइंट जो भी रहेगा उसका लोकस पूछा है। ठीक है, तो ऐसा फील हो रहा है कि मिडिल पॉइंट भी एक लाइन ही बनेगा फिर तो। ठीक है, पर वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो पूछ रहा है यहाँ पे, पर थोड़ा फील तो हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन कह क्या रहा है ये जरूरी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे बच्चे लोकस के क्वेश्चन कर लेते हैं पर फील नहीं हो पाता है। हम वही 2 लेक्चर से सीख रहे 3 घंटे से। चलो, तो लोकस निकालना है हमें, कैसे करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। तुम्हें देता हूं 2 मिनट, जल्दी से करके दो, क्योंकि तुमने अटेम्प्ट नहीं करा है इसलिए। जो सोच सकते हो सोचो। ऐसे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये करना जरूर सभी 29 to 37। कुछ तो करवा दिए मैंने 4-5 इसमें से, कुछ तुम्हारे लिए छोड़े हैं, करना जरूर।
लोकस थोड़ा टफ है, भले अपना सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाए चलेगा, पर ये वाला कॉन्सेप्ट वापस नहीं आएगा। सर इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेस है। सर हाँ बोलो। हाँ, तो मतलब मुझे उसमें ही डाउट था कि 33 वाला जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल लाइन गिवन, उसका मतलब क्या हुआ? बेटा m जैसे यहाँ पे c है, दिस इज अ वेरिएबल लाइन, क्योंकि c वेरिएबल है, वहां पे y इक्वल टू एम एक्स वेरिएबल है, तो m वेरिएबल है, m को हटाना है। ऑप्शंस में देख लो m नहीं है, m इज नॉट कांस्टेंट। ओके। क्या ये वाला पीओआई निकाल सकते हो और ये वाला पीओआई निकाल सकते हो, और मिड पॉइंट वाला एच कॉमा के से रिप्लेस कर दो और सी को एलिमिनेट कर दो, हो जाएगा। सर एक मिनट थोड़ा टाइम दो ना। थोड़ा टाइम दे सकते हो? हाँ करो करो जल्दी करो, इजी है यार, हाँ टफ नहीं है, पर सीके टर्म्स में रहती होगी। हाँ करो ना इसीलिए तो। टिपिकल। यस हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो, टाइम कम है, बहुत पढ़ना है अभी। चलो बहुत टाइम हो गया, अब फटाफट देखते हैं। मुझे बताओ पीओआई निकला क्या किसी से? y इक्वल टू एक्स प्लस सी और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 से? सर y प्लस 2c बाय 3c बाय नहीं, मुझे x कोऑर्डिनेट बताओ पहले। और 15 माइनस 6c बाय x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है? 15 माइनस 6 5 minus 3c by 3c बाय 3c बाय 5 minus 3c by 5. 5 माइनस 3c बाय 5 और 8 प्लस 2c बाय 5 8 प्लस 2c बाय 5 बाय 5 5 प्लस 2c। हाँ
देख लो ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है। चलो ठीक है, अगर ये आ गया है मेरे पास तो अब ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल लो जल्दी से। बस क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और फिर मिड पॉइंट को h कॉमा कैसे इक्वेट करते हैं? सर इसका निकालना 8 सर इसका 8 minus 3c by 5 and 5 plus 2c by 5. एक सेकंड बेटा, 2x plus 3y equal to 8 और y equal to x plus c, बोलो वापस। 8 प्लस, अरे x कोऑर्डिनेट बोलो यार पहले। पहले का तो 8 minus 3c by 5. सर फाइनल plus आंसर 2c by 8,29/5 है। ये आ रहा है। चलो ये दोनों आ गए अपने पास। इस पॉइंट को A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। तो मिड पॉइंट अपन को पता है h कॉमा के, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच। तो 5 minus 3c by 5 प्लस 8 minus 3c by 5 किसके अपॉन में 2 किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो 2h मतलब 10 हो जाएगा, 10h is equal to 5 minus 5 plus 8 13 by 10 13 minus 6 times of c। तो h के टर्म्स में आ गया c। ये आ गया मेरे पास। इसमें से c चाहो तो निकाल भी सकते हो। c कितना आएगा, 10h plus 13 by 10h minus 13 by यही आ रहा है 13 minus 10h by 6। देखो यही आ रहा है। अब ये तो अपन ने निकाल लिया। अब दूसरे में मैं सेम के भी कर सकता हूं, बट मेरे पास एक चीज और है, मतलब ये भी है ना अपने पास एक चीज, क्या h कॉमा के y इक्वल टू एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ सर। तो फिर दूसरे वाले में रखने की क्या जरूरत, जब इसी में c की वैल्यू को रख दो। ये भी तो है, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन, गिवन सॉल्व। ये किसका नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो फ्रॉम 1 देखो कुछ बन रही है इक्वेशन, k is equal to h plus c, h plus 13 minus 10h upon में 6, 10h minus 13 तो 6k is equal to 6h plus 13 minus 10h, तो -4 4h plus 6k is equal to 13, और एक साइड लेके 0 कर तो 4x plus 6y minus 13 equal to 0, और ये ऑप्शन में भी है। बहुत टफ नहीं, 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, ऐसे तुम्हें मिलेंगे यूटी में। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? पीओआई निकालना है, बस जो जितना जल्दी पीओआई निकाल लेगा वो उतना जल्दी क्वेश्चन क्रैक कर लेगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, या y को रख के फटाफट करो, x निकालो। हाँ बेटा, सर वो लाइन भी पैरेलल होगी दोनों लाइन। हाँ तो कभी 2x plus 3y के फॉर्म में ही आएगा कुछ। तो अच्छा लॉजिकली कुछ हो सकता है। तुम ये कह रहे हो कि इसकी इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। के नहीं मान सकते, अब अपन कुछ सी मान लेते हैं, नहीं सी भी यूज हो गया, m मान लेते हैं। ठीक है, h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, बस इसका m निकालना है अपन को। अब m निकालने के लिए हमारे पास हम कुछ लॉजिक ऐसा लगा तो नहीं, कुछ दिया नहीं है, डिस्टेंस वगैरह लगा सकता हूँ अब इन दोनों के बीच का, नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही रहेगी तब भी। ठीक है, उतना लॉजिकली हमने क्रैक जरूर करा, बट थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, चलो खैर, ये बाकी समझ में आ गया, बाकी समझ में आ गया। जो लोकस निकला वो लाइन की इक्वेशन ही होगी ना? हाँ वही तो है इक्वेशन, और यहाँ भी तो रहा है, देख लो पैरेलल है ये। हाँ 2x plus 3y 13 by 2 हो जाएगा। -13/2। चलो खैर, अब अपन आगे बढ़ते, बाकी तुम करना, क्वेश्चन टफ नहीं है, जो टफ वाले थे वो मैंने करवा दिए हमारे मॉड्यूल के तो जो थे। ठीक है, अब अपन आते हैं इमेज के एप्लीकेशन, मतलब इमेज कॉन्सेप्ट। और जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था याद है, x2 डैश माइनस x1 अपॉन में a, y2 डैश माइनस y1 अपॉन में b माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट नहीं आता है, ये हमने किया था।
और यहां से 2 हटा दो, ठीक है, और यहां x2 y2 कर दो तो फुट आ जाता है। अब इसके बहुत एप्लीकेशन है जो अभी तक हमने नहीं देखे, तब तो बस मैंने थोड़ा सा करवा दिया ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी आरडी अटके नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला तो सभी याद कर लेना, ओके। चलो क्वेश्चन करें, या पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1। अब एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है, इमेज होता क्या पहले तो वो बता दो मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज। हम एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, तो मैथ्स में इमेज का मतलब क्या होता है, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में इमेज का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा? नहीं मतलब वो तो खैर फिजिक्स वे में बोल दिया तुमने, मतलब एक लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब अपन ऐसा बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेसिकली लॉजिक है यहाँ पे कि जब कभी भी कोई एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, गिवन लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, तो उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है वही एक दूसरे के इमेज होता है। इसकी इमेज ये है, तो इसकी इमेज ये भी तो होगी। अरे जो मिरर के अंदर तुम्हें दिख रहा है बंदा, वो बंदा सोचेगा मेरी इमेज क्या है, तो वो तुम, ये भी याद रख, ठीक है, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है वो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड याद आना चाहिए, मतलब मैथ्स में इमेज वर्ड याद आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड आना चाहिए याद। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ही मैं बिल्कुल बेसिक उसी पॉइंट पे लेता हूं। अब एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी अपन, फिर अपन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वही रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो अपन देख लेंगे बाद में, बट अभी अपन मैथमेटिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं। और मैथमेटिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं तो मैं एक तुम्हें सिनेरियो बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस में तुम्हें मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिलेंगे, मैच द कॉलम में मॉड्यूल में, या सक्सेस मैग्नेट के मॉड्यूल में मिल सकते हैं, मैच द कॉलम में। मान लो कि ये 3 पॉइंट्स तुम्हें गिवन है, नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट गिवन है, x1 y1 गिवन है, और 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, ये वाले उसी के रिस्पेक्ट वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन गिवन है। ध्यान से सुनना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। एसके गोयल अगर तुम्हारे पास आ गई है बुक अवेलेबल, तो उसमें है ये एप्लीकेशन जो भी मैं बताने वाला हूं, उसमें क्वेश्चंस भी है, ठीक है, वो तुम कर लेना, बस लॉजिक सीख लो तो क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, कुछ नहीं है उसमें। तुम्हें 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या दे दी है, तुम्हें गिवन दे दी है, जिनकी इक्वेशंस ये है कुछ, L1 = 0, L2 कॉन्सेप्ट से और निकलता ये है। पॉइंट गिवन है तुम्हें, पॉइंट ए भी गिवन है, पॉइंट ए गिवन है और 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड बी, फाइंड सी, फाइंड बीसी, फाइंड बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा उसकी इक्वेशन, वो तो निकाल ही लोगे, उसमें क्या है, बीसी मिल जाएगा तो मिड पॉइंट मिल जाएगा, m1 m2 -1 लाइन की इक्वेशन, ये सब निकालना है। तो ये सब निकल जाएंगे डायरेक्ट, अगर तुम्हें एक चीज पता हो, और वो क्या है, सुनना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही इमेज होता है। तो ध्यान से फील करो कि अगर मैं L1 को मानूं मिरर, तो A का रिफ्लेक्शन B ही होना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और फील करते हैं अपन इसको, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तो एबी से अपन को गिवन ही होते हैं, पर अब अपन को कांच वो मिरर रखना है, ऐसा मिरर रखना है कि एक ही इमेज सीधे बी पे स्ट्राइक हो रही हो। तुम ऐसा प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट, एक पॉइंट इधर है, अब तुम्हें मिरर रखना है, उसकी इमेज सीधे उसी पॉइंट पे ही पड़े, तो तुम घुमाते रहोगे, टेढ़ा मेढ़ा भी करोगे, एग्जैक्ट जब उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन लोगे तब तुम्हें सीधे बी पे दिखेगा, क्योंकि मैथ्स वही कहता है। समझ आ रहा है? तो बी निकालना बहुत आसान है, यू नो दिस लाइन, यू नो दिस पॉइंट, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लॉजिक, इमेज ऑफ L1, इसमें शुभम काम आएगा, इमेज का फॉर्मूला उसी को तो बताया था, नहीं उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसका मैसेज आएगा, और वो मांग रहा था, शायद मॉड्यूल मांग रहा था, उसका मॉड्यूल तुम्हारे विनय
अच्छा उसकी इमेज उसका अरे यार अब वो शुभम का मैसेज अब दोनों शुभम से सेम बहुत कंफ्यूजन है यार। चलो छोड़ो छोड़ो अपन वापस आते हैं। इमेज ऑफ उस कंफ्यूजन में मैंने गलत लिख दिया। इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू L1 लाइन विल बी बी, ऐसा बोल सकता हूं। इमेज फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर। और दूसरा लॉजिक, इमेज ऑफ सिमिलरली इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट L2 लाइन, वो क्या होगा C। तो कर लोगे इमेज फॉर्मूला यू नो, 2 पॉइंट आ गए, अब तो सब कुछ निकल गया, हो गया खत्म। ये पहला एप्लीकेशन था। क्वेश्चंस तो अब तुम कर ही लोगे, और देखने हैं क्वेश्चंस तो SK गोयल रेफर कर लेना। ओके तो दूसरे एप्लीकेशन के लिए तैयार हो। अब दूसरा एप्लीकेशन ऐसा है कि जो तुम्हें क्लिक नहीं होगा। हाँ लिखो लिखो जब तक मैं ट्रायंगल बनाता। लिख सर लो वो ना तो यार, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से शायद से ऑर्थो सेंटर भी फाइंड कर सकते थे ना। नहीं नहीं, ऑर्थो सेंटर तो ऑल्टीट्यूड होता है, उसका कुछ वो नहीं। सरकम सेंटर सॉरी। और सरकम सेंटर साइड्स का बाइसेक्टर होता है, जो वर्टेक्स से जाए जरूरी नहीं। तो खैर वो तो ठीक है, वो तो सब हो जाएगा। अपन मैं क्या बोलने वाला था, हाँ दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं ना। अब मैं तुम्हें एंगल बाइसेक्टर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, एक्सेप्ट इक्विलेटरल। तो फिर सर कैसा लगेगा? अरे भाई यही तो मजा है, यही मजा है कि एंगल बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ फिट कर रहे हो सर आप। पर यही तो मजा है। ये गिवन है फिर से, और ये दो बाइसेक्टर्स गिवन है जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर्स। फिर से मैं वही चीज पूछूंगा। ये गिवन है और ऑपोजिट वाला दिया हुआ है, ये बी पॉइंट नहीं गिवन है, ए गिवन है और ऑपोजिट एंगल बाइसेक्टर गिवन हो, तब कैसे निकालोगे? फाइंड बी सी बी सी इक्वेशन। अब चलो ये चीज बोल रहे हो बिल्कुल से कि ये सर इन सेंटर होगा, हाँ जी हाँ होगा, पर इससे क्या करो? तो क्या करोगे? हाँ बोलते जाओ। आई निकला, फिर ए भी मिल गया, तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टर होगा। तीसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पर मुद्दे की बात है बी सी कैसे निकलेगा? सर लेकिन ये दो लाइंस की इक्वेशन मिल गई, ए आई और नीचे एक हमने पॉइंट एम मान लिया, तो फिर वो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो बी होगा। ए आई का ये इंटरसेक्शन एंगल, हाँ 1L2 का स्लोप फाइंड हो जाए देन चलो ठीक है, तुम सोचना क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये। पर मैं इसको बनाता हूँ एकदम आसान। इमेज कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री है 9th-10th क्लास का, थोड़ा सा ज्योमेट्री है। कॉन्ग्रुएंसी कब पढ़ा था? सर ट्रायंगल सिमिलर आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहा 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है ना। तो देखो अब इधर इसी में बना लूं, इसी में बना लूं। कलर ये ले लेते हैं। चलो देखना आप सब ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, और इसका एप्लीकेशन, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें आरएमओ में भी काम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो लाइन को, ठीक है एक्सटेंड कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इधर जगह कम है यार, दूसरी तरफ कर लेते हैं। ऐसे साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। अरे यार नया ही बना लेते हैं, रुको। सर ट्रायंगल को सिर्फ खाली ट्रायंगल को नीचे ले। हां कोई नहीं, फटाफट देख लेना आप, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है, एंगल बाइसेक्टर है। इसको थोड़ा सा बढ़ाओ आगे, और इस पॉइंट से इस पे क्या ड्रॉप करो? परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही अपन बोलते हैं इमेज। मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, और उसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा,
अब हमें बस ये ढूंढना है कि ये लेंथ किस लेंथ के बराबर होगी। जहां पे बराबर होगी वो मेरा इमेज हो जाएगा पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू L1। अरे क्या होता है इमेज? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, अब तुम स्केल लो, ये पॉइंट को M बोल देते हैं, तो AM जब AM इधर भी उस लेंथ का स्केल से मेजर करके जितना आएगा कट वही मेरा इमेज होगा ना, A का A डैश। अब वो इमेज किधर आएगा अब वो पता करते हैं। तो ध्यान से सुन, मैंने इसको एक्सटेंड करा हुआ है, हमें नहीं पता वो कहां पे वो इक्वल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। तुम्हें दो ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, अभी इसको आई बोल देता हूं, एफ, ये ई मान लेते हैं। मुझे बताओ क्या तुम्हें दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? कौन से मैं बता देता हूं, हाँ सर। AMB एंड AMB और A-MB। हाँ सर। मैंने जहां पे इसको एक्सटेंड करके इसी लाइन पे कोलिनियर वाले पे मैंने एक पॉइंट लिया है, अभी हमें नहीं पता कि वो कहां इक्वल होगा एंड ऑल, पर मैंने एक्सटेंड करके अभी वो लिया है पॉइंट। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये एंगल बराबर है, ये कॉमन और ये 90, ए ऐसे। तो ए ऐसे ये कहता है कि ये सब रिस्पेक्ट वाले बराबर हो जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर ही होगा। मैंने ये जो सोचा, मतलब जब मैं स्केल से मेजर करने लगूंगा उसी लाइन पे आगे कितना डिस्टेंस आ रहा है वो इसी के एक्सटेंशन वाले पॉइंट पे आएगा। मतलब एक ही इमेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर BC नहीं होंगे, उस BC वाली लाइन पे कहीं कुछ आएगा, पर उस लाइन पे ही आएगा ना, बस उतना भी काफी है। चलो लॉजिक लिखते हैं, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव किया है। जिसको नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, तुम्हें बस लॉजिक अब याद रखना है। अरे अभी रुको ना, सब हो लॉजिक। इमेज, पॉइंट नंबर 1, इमेज ऑफ बाइसेक्टर कौन सा ले लेते हैं अपन पहले, BE, जिसकी लाइन मैंने क्या मानी है, L1, will lie on line BC। दूसरा, image of bisector CF, L2 equal to 0, will lie on line BC। उसी लाइन पे लाई करेंगे ना, सिमिलरली उधर वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वो तो पता है ना एक्सटेंड करके, सेम वैसा ही जाएगा, ठीक है। मतलब इमेज लाइन BC पे ही आता है। दिस इज द की पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है। अब उससे निकलेंगे कैसे सब चीजें, तो अब जरा वो समझते हैं। हमने लॉजिक तो समझ लिया, मतलब मेरे पास इमेज लेके इधर एक पॉइंट आ जाएगा, A" बोल दो, और A' आ गया है। पर सर हमें तो BC और BC की इक्वेशन निकालनी है। आप तो सर A" और A' निकाल के बैठे हो, तो अब सुनो, A' और A" से क्या BC की इक्वेशन नहीं निकलेगी? अरे उसी का हिस्सा है यार, BC की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट चलेंगे उस लाइन पे। दिस इंप्लाइज therefore इक्वेशन ऑफ BC निकल जाएगा विथ हेल्प ऑफ व्हाट, A' और A" के कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है बेसिकली। ये होगा इक्वेशन ऑफ BC। B और C कैसे निकालेंगे? शेल्डन जी, तुमने ही बोला था ना कि हमें तो BC निकालना है, तो तुम्हारी ही हेल्प लूंगा मैं, तुम्हारी ही हेल्प लूंगा मैं। क्या था तुम्हारा नाम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो लाइन पता है तो POI निकाल सकते हैं। तो बेटा पता है, BC पता है, L1 पता है, तो POI क्या है? अरे नहीं दिखा, डायरेक्ट भी नहीं निकलेगा, BC की इक्वेशन से ही निकलेगा। तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तुम्हारे ही डाउट है तो तुम्हारी हेल्प लेके कैसे आगे बढ़ूंगा? तुम अपना ही हेल्प करने वाला पॉइंट भूल गए, जैसे अभी। हाँ चलो ये हो गया। हाँ तो चलो BC की इक्वेशन तो आ गई है। अब दूसरा, L1 हमें पता है, BC हमें पता है इक्वेशन। दिस इंप्लाइज
पॉइंट बी क्या होगा? POI। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir, no doubt. ऑल राइट, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जवाब दो। यस। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट तो हो गया। सिमिलरली L2 इक्वल टू 0 एंड कौन सा? BC की इक्वेशन। तो पॉइंट कौन सा मिलेगा POI से? इन सेंटर पूछते तो वो तो डायरेक्ट ही निकल रहा था L1 और L2 के POI से। तो हो जाएगा ना, इससे इजी तो और कोई मेथड होगी नहीं। तुम और भी मेथड लगा सकते हो, और भी मेथड्स है, पर इससे इजी नहीं मिलेगी। और दूसरी मेथड कुछ और नहीं, वो इक्वली इंक्लाइन वाली कॉन्सेप्ट, स्लोप कॉन्सेप्ट से शायद यू कैन थिंक। ठीक है, तो पढ़ाया हुआ इक्वली इंक्लाइन तुम्हें कि इसका स्लोप m1 मानो m2 मानो एंड ऑल, एंगल बराबर होगा, तो इस दोनों स्लोप में एक रिलेशन मिलेगा। फिर ऐसे इधर इन दोनों स्लोप में एक रिलेशन मिलेगा, और ये पॉइंट पता है इसका स्लोप m है, तो इस ये पॉइंट गिवन है ना, और इसका स्लोप m1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है, वो पूरी कैलकुलेशन होगी, फिर करना पूरा स्लोप। चलो खैर, ये हो गया। कितने एप्लीकेशंस हो गए टोटल? 2। तीसरे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरे का प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, तीसरे का प्रूफ नहीं बताऊंगा। थोड़ा बहुत PRMO की तैयारी कर रहे हो तो खुद सोचना, ये ऊपर वाला भी मुझे बताना नहीं था, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन था, और सबसे ज्यादा तुम दूर भागते थे ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन, इसीलिए वो करवा दिया मैंने वो क्वेश्चन। तो खैर चलो खैर कोई बात नहीं, अब ये वाला तुम सोचना और मुझे बताना बाद में। थर्ड, चलो ध्यान से सुनो आप। इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर विथ रिस्पेक्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आएगा तो डायरेक्ट इसको लगा के कर दोगे, वरना नहीं होगा। इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ईच लाइन, या साइड्स बोलो यहाँ पे, मैं स्पेसिफिकली, लाइन तो कोई भी हो सकती है। ऑर्थोसेंटर की मान लो तुम इमेज लेते हो, इन सभी किसके रिस्पेक्ट में? इन सब साइड्स के रिस्पेक्ट में तुम इस पॉइंट की इमेज लेते हो, तो कहीं बाहर आएगी ना इमेज, तो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, आएगी ना, और वही परपेंडिकुलर उतने डिस्टेंस एंड ऑल। तो मैं क्या क्लेम करता हूं यहां पे? विल लाई ऑन, किसी को पता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? विल लाई ऑन सरकम सर्कल। मैंने ये क्लेम किया कि वो सरकम सर्कल पे लाई करेगा, मतलब अगर एक तुम नहीं बन पाएगा तो इसकी इमेज अब तुम देख लेना, रेडियस होगा तो इक्वल ही होंगे, और वो परपेंडिकुलर तो है ही। क्या बोल रहे हो सर? वो बोल रहा है कि सारे पॉइंट्स के इमेजेस इक्वल हो रेडियस है। अरे चलो ये समझ में आ गया ना कि इमेज कहाँ पे लाई करेगी? सरकम सर्कल पे। ठीक है, अब अगर तुम जो मेरा सरकम सेंटर होता है उसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो वो आर ही होगा, वो भी आर होगा, वो भी आर होगा, देख लेना, वो अलग है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दो इस पे, छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इसका प्रूफ तुम्हें सोचना है कि ऑर्थोसेंटर की इमेज सरकम सर्कल पे ही क्यों लाई करती है। दिस यू हैव टू थिंक, दिस आई एम नॉट टेलिंग टू यू।
एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि तुम्हें अप्लाई करना आ जाए कि इस लॉजिक को यूज कैसे करेंगे। ऊपर के लॉजिक्स तो तुम्हें समझ में आ ही गए, मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताया था। सर देन उसका सेंटर उसके मिड पॉइंट पे होगा। Find equation of circle, एक सेकेंड, find the equation of circle whose center is 1, 2। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, और सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए बस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर तो दे ही दिया, अब रेडियस तो दूंगा नहीं मैं डायरेक्ट, एंड ऑर्थो सेंटर 4,8 and one of the side of triangle ABC is, मान लो कुछ x plus y plus 3 equal to 0। ऐसे एक रैंडम लिया है मैंने क्वेश्चन, मुझे पता नहीं है, ठीक है, ऐसे रैंडम बना दिया है मैंने, बस तुम्हें समझाने के लिए, एप्लीकेशन समझाना है। तो क्या क्वेश्चन बहुत इजी है? बहुत ही ज्यादा इजी है, देखा जाए इससे इजी तो कोई क्वेश्चन और क्या बनेगा। सेंटर दिया हुआ है 1,2, एक साइड दी हुई है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और ऑर्थो सेंटर तुम्हें दिया है 4,8 h और o। तो सेंटर तो पता है, अगर मैं इस ऑर्थो सेंटर की इसके रिस्पेक्ट में इमेज ले लूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा ना सर्कम सर्कल पे। इमेज फॉर्मूला यू नो व्हाट इज दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। अब सर्कल की सर इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, अरे वो भी बहुत इजी, लोकस पढ़ा है ना हमने, लो भाई निकाल लेते हैं लोकस के रिस्पेक्ट में। सेंटर गिवन होगा, अब उसमें क्या होता है एक्चुअली, सेंटर को h, k से मानते हैं एनसीईआरटी, इसलिए h, k लोकस नहीं है, ये सेंटर है, गिवन होगा। रेडियस तुम्हें r है और लोकस वाले मूविंग पॉइंट को x, y मानो, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? बस ये इक्वेशन होती है, अब कुछ किसी को बदलना नहीं है, हो गया, एक्स वाई ही मेरा लोकस है, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। तो सेंटर और रेडियस मिल जाए तो काम हो जाएगा, सेंटर ऑलरेडी गिवन है, रेडियस इमेज लेके डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो भूलोगे तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज कैसे लोगे तो, अरे इमेज एक लाइन के रिस्पेक्ट में लेते हो ना, पता नहीं मतलब तुम किसकी इमेज पे लोगे, क्या करोगे, आई डोंट। चलो हंस लिए, अब पढ़ ले। चलो 3 एप्लीकेशन हो गए, अब अपन आते हैं चौथे एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब चौथा एप्लीकेशन भी बहुत आसान है, बट पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी लग सकता है। ओ पहली बार मैं रोम्बस बना रहा हूँ, रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स आर, साइड्स 90 डिग्री पे हो, जरूरी नहीं होता है ना, बाइसेक्ट ईच अदर तो पैरेललोग्राम में ही होता है, पर यहाँ 90 आ जाता है। और अगर डायगोनल इक्वल लेंथ की भी हो गई तो रेक्टेंगल, और रोम्बस प्लस रेक्टेंगल तो स्क्वायर ही होता है, यहाँ बाइसेक्ट ईच अदर 90। बस तुम्हें समझ ही आ गया यहाँ कैसे इमेज लग गया। मान लो एक डायगोनल की इक्वेशन दे दे तुम्हें, और ये पॉइंट तुम्हें दे दे, तो इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो x2 y2 इमेज ही होगा। अगर ये पॉइंट लोगे तो नीचे वाला इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डायगोनल इक्वेशन। सेम यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन निकलेगी डायरेक्ट। अब लोकस में यूज हो, कैसे भी यूज हो, फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो वो फॉर्मूला क्यों याद किया आप समझ में आया। वो प्रूफ से जाने के लिए वो तो एनसीईआरटी के लिए ठीक है, पर उसके एप्लीकेशंस इतने हैं कि वो याद कर लो वो फॉर्मूला। हर जगह स्लोप m1 m2 -1 और ब्ला 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 करके नहीं जाएंगे अपन, डायरेक्ट निकालेंगे। चल तो रोम्बस इन रोम्बस, इमेज ऑफ ए इज बी, ऐसा लिख दूं बस, एक इमेज बी है तो तुम समझ ही जाओगे शायद।
ओके, तो ये सब तो एप्लीकेशन हो गए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होते हैं अब, जो तुम्हें फिजिक्स वगैरह में भी काम आ सकते हैं, नॉर्मल किसी भी मतलब मेंटल एबिलिटी में भी काम आ सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स तो हमारे हो गए। अब 5वां एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल एप्लीकेशन समाप्त हुए। अब थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन, मतलब मैं बताता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। इफ m is the मिड पॉइंट, चलो ये एक सेकंड ये अपन बाद में करेंगे, रुको 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 रुको, पहले वो वाला पढ़ाई दो ना यार, मैं जो तुम्हारे स्कूल लेवल पे भी है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाली कॉन्सेप्ट। एक बनाते हैं लाइन, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके बगैर भी हो जाएगा, इमेज फॉर्मूला के बगैर भी, वहां पे तो इक्वली इंक्लाइन कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, मैंने बताया भी था तुम्हें, स्लोप m1 है उससे स्लोप निकल जाए, हो जाएगा। पर वो क्वेश्चन का अल्टरनेट वे देख रहे हैं अब अपन, समझ। ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये है हमारा मिरर, प्लेन लाइन मिरर। ये हो गया, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं अब यहाँ पे, और बहुत इजी प्रूफ है, तुम भी मतलब कर सकते हो और पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, इसके बहुत एप्लीकेशंस आने वाले प्रैक्टिकली भी, मैं नीचे लिख ही देता हूं। इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे with respect to mirror, will lie on reflected ray। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मतलब इसकी अगर तुम इमेज लोगे तो वो किस पे लाई करेगी, रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगी। तो अगर तुम्हें POI दे दे, वो पॉइंट दे दे जहाँ पे कट एकदम स्ट्राइक होके निकला, और एक कोई भी पॉइंट दे दे, अरे पॉइंट नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लाइन की इक्वेशन दे दी ना, लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। अरे कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं यार, x को 1 x को 2 x को 3 जो मानना है मानो, x को 0 y कुछ मिलेगा, एक पॉइंट तो निकलेगा। उस पॉइंट के जब तुम मिरर की रिस्पेक्ट में इमेज लेते हो तो वो किस पे लाई करेगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड पे। ये पॉइंट मान लो गिवन ही है, या निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट मिल गए, खत्म, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल लाई ऑन रिफ्लेक्टेड रे एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोले तो रिफ्लेक्टेड रे पे कोई पॉइंट लो तो इसकी जो मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज आएगी वो इंसिडेंट पे लाई करेगा। तो फॉर्मूला लगा के अपन निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो तुम्हारे वो क्वेश्चंस थे वो भी तुम कर सकते हो तुम्हारे बोर्ड लेवल के, ठीक है। चलो, तो ये वाला पॉइंट याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अभी तो काम शुरू हुआ है अभी, ठीक है। ये हो गया 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट, इसी लॉजिक को और थोड़ा विस्तार से लेते हैं अपन। ये शायद थोड़ा नया है, बट शायद जिसने थोड़ा बहुत फिजिक्स ऑप्टिक्स 10th क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या बोल रहा हूं मैं, जरा सुनते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक कोई पार्टिकल है, एक कोई पार्टिकल, वो पॉइंट ए से शुरू होता है, ठीक है, चलना शुरू करता है, कंडीशन दे दी है कि वो स्ट्राइक करेगा, मतलब इस लाइन के थ्रू ही आगे कट, मतलब उसको स्ट्राइक करेगा ही करेगा। मान लेते पॉइंट पी पे स्ट्राइक करता है और फिर आगे बढ़ता है और कहां तक जाता है, मान लो बी तक जाता है। तुम्हें मैं पूछ रहा हूं एपी प्लस पीबी की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब एक पॉइंट को, अब सुन लो क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट, एक पार्टिकल है जो ए से चलना शुरू करेगा और कहां तक पहुंचना है उसको, बी तक पहुंचना। तो डायरेक्टली ले लो ना डिस्प्लेसमेंट, पर नहीं, कंडीशन क्या लगा दी, इस लाइन को स्ट्राइक करके ही आगे जाना है, मतलब इसको तो टच करना ही पड़ेगा इस लाइन को, और टच करके आगे निकल जाएगा क्योंकि उसको तो बी पे पहुंचना है। कंडीशन सिर्फ एक और लगा दी है। अगर ये नहीं होता तो मैं ए बी ले लेता, डिस्प्लेसमेंट उसी को तो कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये एपी प्लस पीबी कब मिनिमम होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास। मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी ले सकता हूं, अरे एक मिनट रुक जाओ,
ये भी ले सकता हूं। तो ऐसे बहुत तरीके ना जाने के। तो जब भी ऐसा Midpoint पे क्वेश्चन लेंगे। आता है जहां पे डिस्टेंस मिनिमम बोल दे, तो तुम्हें उस पाथ को लेना है ऐसा रे ऑफ लाइट, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉलोज मिनिमम पाथ। ये थ्योरी है फिजिक्स की। रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉलोज मिनिमम पाथ। तुम जब रे ऑफ लाइट को छोड़ते हो तो वो जो दिख रहा है ना तुम्हें, वो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी अगर उस पॉइंट तक जाना है उसको, तो रे ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गई है। दैट रे ऑफ लाइट ऑलवेज फॉलोज मिनिमम पाथ। तो हमें ये जो मिनिमम पाथ चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस ऐसा पाथ लेना है जैसे कि ये मान लो क्या है मेरी रे ऑफ लाइट। तो जैसा रे ऑफ लाइट चलेगी वैसे ही चलेगा। मतलब ये एक तरीके से इंसिडेंट रे होगी, तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्टेड रे हो गई। assume path to be traveled by ray of light. और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हो उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पे। ये लिख लिया सबने? ठीक है। अब जैसे कि एक एप्लीकेशन जो कि AITS में आया था बहुत पहले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसी दो लाइंस दे दी, एक कोई पार्टिकल को ऐसे मूव करवाया, फिर ऐसे मूव करवाया, और फिर ऐसे मूव करवा के उसी पॉइंट पे पहुंचा दिया। और ये कुछ और नहीं, ट्राइंगल ABC मान लो, और ऐसा कुछ दिया था हमने पूरा बना के, और पूछा गया था AB प्लस BC प्लस CA को मिनिमाइज करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं, इसको रे ऑफ लाइट मानना है। ये पॉइंट गिवन है, मान लो ये गिवन है, तो इसकी इमेज आ जाएगी, और इमेज और ये कुछ देके इसकी इमेज, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें एक पॉइंट लेके उसकी इमेज लेके वो इस रिफ्लेक्टेड पे लाई कर जाएगी, और उस A तक फिर वो निकल जाता है, हो जाता है वो क्वेश्चन। ठीक है, हमें बस ये पॉइंट से तो चाहिए B और C, और A दे दिया जैसे, तो डिस्टेंस फार्मूला से ऐड अप कर लेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं, बाद में कभी कर लेंगे अपन। पर लॉजिक समझ में आया ना, मतलब रे ऑफ लाइट लॉजिक। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर है मेरे पास, कर ले। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। मतलब NTSC स्टेज 2 टाइप का क्वेश्चन है, ये NSE JS टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। या KVPY ओरिएंटेड क्वेश्चन। हाँ हाँ, जल्दी से लिख लो। एक क्वेश्चन में दे देता हूं, इसके ऊपर अपन करते ही है क्लास में, थोड़ा लंबा जाएगा बट कोई नहीं, कर लेता है। तो बस तुम्हें क्या याद रखना है बताओ, रे ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट, बस वो याद रखना। और कोई भी एक पॉइंट इंसिडेंट रे पे लेते हो तो उसकी इमेज रिफ्लेक्टेड पे लाई करती है। सर बट अगर मान लो मैं कोई भी एक आप पॉइंट बोल रहे हो, तो मान लो मैंने एक पॉइंट जो कि नीचे वो ले लूं, चलेगा, तब भी इमेज यहाँ पे लाई करेगी। लाइन तो पूरी होती है ना, लाइन की इक्वेशन को थोड़ा ना पता कि यहीं तक ही स्टॉप होना है, वो तो लेंथ सेगमेंट या रे हो जाएगी। फिर अपन जब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, नीचे बाहर की तरफ चल जाए तो ऊपर आएगा, ऐसा, वो तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अपन एक क्वेश्चन करेंगे, चलो लिखे। एक KVPY ओरिएंटेड क्वेश्चन, JEE में भी आ सकता है। ठीक है, if M is midpoint, if M is midpoint of AB of triangle ABC, जो कि इक्विलैटरल है, if M is the midpoint of AB of triangle ABC, equilateral triangle ABC, if P is on BC such that AP plus PM मिनिमम है, क्या है, मिनिमम। If AB is equal to 20 units, what is the value of AP plus PM की मिनिमम वैल्यू? नेक्स्ट क्लास में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एक्सिस का रोटेशन, और पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी ये 3 टॉपिक्स, और एक और है एंगल बाइसेक्टर की डिटेल थ्योरी। अभी भी टॉपिक्स बहुत सारे बाकी हैं, थोड़ा सा सिलेबस अपना स्लो चलेगा अभी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही इतने डिटेल है ये।
चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ बट कोई फायदा नहीं है, फिर कब पढ़ेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट में थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चंस तो तुम कर ही लोगे, फिर बेसिक अगर आरडी जिसने सॉल्व करी है, सॉल्विंग आनी चाहिए बस, पर थ्योरी बहुत है। जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ते जाएंगे, तो उसकी थ्योरी भी बढ़ते जाएगी। सोनिक सेक्शन ठीक है, बहुत थ्योरी है, बहुत थ्योरी है भाई। इस बार की मैथ्स की बुक ही सबसे बड़ी है एज कंपेयर्ड टू फिजिक्स। बहुत ज्यादा है मतलब। हां उसके दो चलो करो, अभी करो भाई। कितनी मोटी क्या है, थिकनेस बाद में देखो। M is the midpoint of AB, इस टाइप से। फिर से वही चीज कि सर इसमें तो कहीं पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन नहीं है। हां तो सर नहीं है तो अपन मान लेंगे ना भाई, तभी तो देखना अपन ने इस टाइप का। देख लो कहीं पे भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अपन अपने अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के थ्रू बनाएंगे ट्रायंगल और रखेंगे उसको। तो तुम्हें P मिड पॉइंट दिया है ना, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, P मिड पॉइंट है ना, तो p को 0 और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल ही दिया है। तो 10 हो जाएगा ये p को ओरिजिन पे p को ओरिजिन p को 0,0 या P को 0,0 ले ले, ऐसा ले लेते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ब्ला ब्ला तुम्हें सब पता है। पॉइंट m इज द p को b की तरह। अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब A और B ये मानना पड़ेगा और C ये लेना पड़ेगा। तुम अपने अकॉर्डिंग भी फिगर बना सकते हो। AP प्लस PM इज मिनिमम। और तुम्हें पता है जितने भी तुमने थ्योरम्स पढ़ी है ना, अपोलोनियस थ्योरम ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम है ये सब स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शिफ्ट करके सेकंड्स में हो जाएगी, सेकंड्स में हो जाएगी। अपोलोनियस थ्योरम पढ़िए ना, ट्रायंगल में AB प्लस BC का स्क्वायर ये मिड पॉइंट है, तो इसको मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इक्वल हो जाएगा। मतलब हर एक थ्योरम को अपन प्रूव कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। एनसीईआरटी में डाल देंगे तो वो लोग मान लेंगे इसको। अरे मतलब ये कोई पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी वाला, मैं बता रहा हूँ कि ये सही अप्रोच है, करेक्ट है, ये भी हम उस सिस्टम में रख रहे हैं, जैसे ये भी तो कर ही रहे अपन क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब देख लेना, मैंने तो साइन रूल के थ्रू क्रैक किया उसको, ट्राई कर लेना कोई और मेथड हो तो। साइन रूल से बहुत इजीली हो जाता है, तो मैंने कुछ सोचा नहीं। चलो देख लेते हैं अभी। ये ABC ये बना दिया, M इज द मिड पॉइंट, ये हो गया। अब कहां से शुरू करना है भाई पाथ को? P इज द पॉइंट ऑन BC, BC पे कोई भी एक पॉइंट है B, अब P ये हो गया, और AP प्लस PM, ऐसा कहा गया है कि AP प्लस PM को हमें मिनिमम रखना है, तो क्यों ना अपन उसको रे ऑफ लाइट मान ले। अभी अपन ने देखा मिनिमम उसी में ही मिलेगा, रे ऑफ लाइट। हम हमेशा रे ऑफ लाइट को यूज करेंगे, ले आएंगे उसको बार बार। चलो AB की लेंथ 20 दी हुई है, तो ये आधा कितना होगा 10, ये भी आधा 10 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10,0, तो ये हो जाएगा -10,0। अब ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये 10 है। चलो तो ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 1060 लगा देते हैं, P/10, P मतलब CM, तो 1060 कितना होता है √3, तो मतलब 10√3 आ गया CM। तो ये पॉइंट कितने हो जाएंगे 0,10√3। ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लाइन BC की इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी ना मिरर की, तो आप निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। BC की इक्वेशन x/a प्लस y/10√3 इज इक्वल टू 1, या पॉइंट स्लोप फॉर्म जो तुम्हें लगाना लगा लेना। तो कितना है ये, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ करके लिखते हैं, क्या 10√3, ये हो गया। मतलब अपने पास इक्वेशन आ गई है BC की। अब इस BC की इक्वेशन को निकाला क्यों, अब तो सब हो गया। ये पॉइंट मुझे पता है, इसको हमें मानना है लाइन मिरर, और पॉइंट मेरा हो गया है A -10,0।
तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगी इस पॉइंट की, और वो इमेज कहां पे लाई करेगी, इसकी इमेज बेसिकली लाई करेगी ऑब्वियसली इधर लाई करेगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करती है। मतलब ये तो इतना सा, अरे उसको एक्सटेंड कर लो ना। तो क्या आप अपन इस पॉइंट की इमेज निकाल सकते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो पीएम वाली लाइन पे लाई करेगी। वो पॉइंट मिल जाएगा, उसको ए डैश बोल देते हैं। एम पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, ए डैश और एम मिल गया तो ए डैश एम की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और पी फिर निकाल ही लेंगे, इन दोनों का पीओ है, निकाल लेंगे। चलो पहले ये तो बताओ, पहले इमेज फॉर्मूला लगाओ आप। तो x2 डैश ए डैश के कोऑर्डिनेट निकाले ना, x2 डैश कॉमा y2 डैश बोल देते हैं, -10 मतलब +10 हो जाएगा, अपॉन में a कितना है √3, y2 डैश -0 अपॉन में 1, -2 टाइम्स ऑफ a² + b² 3 + 1 4, ax -10 √3 + 0 -10 √3। जरा जल्दी से x2 डैश और y2 डैश की वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ। x2 डैश 20 आ रहा है, 20 बिल्कुल सही, और y देखो 10 √3 आ रहा है। 10 उसमें, हाँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब x2 डैश y2 डैश आ गया मेरे पास, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया है 20, 10 √3। मुझे बस p पॉइंट मिल जाए तो AP + PM निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। बट अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बताता हूं, कर तो लोगे, ठीक है। अब इसका क्या इतिहास है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया, ये बेसिकली लॉजिक ना सब 3D में भी चलेगा नेक्स्ट ईयर, जब 3 XYZ आ जाएगा, वहां पूरा प्लेन मिरर ही हो जाता है, प्लेन की इक्वेशन एंड ऑल, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया इसी टाइप का ही, मैं तुम्हें 2D में बताता हूँ, ध्यान से देखना। सिनेरियो कुछ ऐसे ही जा रहा है ना, ये अपन बना लेते हैं। ये मेरा A था, ये मेरा P है, और ये मेरा M है, ऐसे ही कुछ हुआ ना, APM, थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं अपन, और ये मेरा लाइन मिरर हो गया। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, AP + PM की वैल्यू। अब तुमने अभी तक क्या लॉजिक सोचा कि हम इसकी इमेज ले लेते हैं और वो इसी पे लाई करेगी, तो ये पॉइंट हमें पता है, तो ये भी पॉइंट हमें पता है। P पॉइंट गिवन है, नहीं P नहीं गिवन है, M गिवन है यहाँ पे, इस बार M गिवन है। तो क्या ये पॉइंट A डैश निकलने के बाद A डैश M इक्वेशन निकल जाएगी ना, ये पॉइंट 1। तुम क्या सोच रहे हो वो मैं बता रहा हूं, फिर मैं क्या सोच रहा हूं वो मैं उसके बाद बताऊंगा। ये निकल गई A डैश M की इक्वेशन, दूसरा सही है ये टेक्निक, ठीक है। फिर तुम मिरर के साथ शेल्डन का इस्तेमाल करते हुए POI निकालोगे मिरर और A डैश M का, उससे हमें मिलेगा पॉइंट P, और थर्ड AP + PM, डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों निकल जाएंगे। अब हुआ क्या वो सुनो, उस बच्चे के साथ, ये AITS में आया, टॉपर बच्चा था वो यहाँ का, अभी IIT में पढ़ रहा है, 2-3 साल पहले की बात है। हुआ क्या, अब यहाँ पे उसने यही सब सोचा, ठीक है, तो तगड़ी कैलकुलेशन मिल गई। वो कहां फंस गया, ये पॉइंट बहुत बेकार आया, फ्रैक्शनल नंबर में आया 33/145 कॉमा ऐसा आया पॉइंट। वो तो निकाल लिया, चलो पॉइंट वो तो निकल जाएगा डायरेक्ट इमेज फॉर्मूला से, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। डिस्टेंस ही पूछा था, क्या तुमसे पॉइंट P पूछ रहे हैं यहाँ पे, नहीं तुमसे P नहीं पूछा, AP + PM। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछते तो ये करना पड़ता पूरा, क्योंकि उसी से आगे बढ़े अपन। पर हम क्या चाह रहे हैं, हम एक जंप मारना चाहते हैं। जंप मतलब कहां से, इसी A डैश से डायरेक्ट यहां पहुंचना चाहते हैं अपन, तो हम पहुंच सकते हैं। सुनना, वो फंसा का, चलो ये निकाला पॉइंट, फिर इक्वेशन निकाली तो वो और बेकार आई, और POI निकालने में तो पसीने छूट गया, उसने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। तब 120 का AITS का पेपर होता था ऑल इंडिया, और वो 116 लाया था, बस ये क्वेश्चन छोड़ा। बहुत तगड़ा मतलब, और वो नोट्स को तो ऐसे पढ़ता था, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हुए, वो क्या नाम था, एक तो क्षितिज, तुम बात भी कर सकते हो, एक विशाल मित्तल, ये सिर्फ नोट्स के बलबूतों पे IIT क्रैक करा इन्होंने मैथ्स में। मैं क्लासेस बहुत लेता था,
बट नोट्स के अलावा कुछ नहीं करना है फिर बच्चों को, ऐसा है। थ्योरी पे इतनी कमांड रहती थी, फिर कैलकुलेशन वो आरडी और जैसा मैं बोलता था वैसा वो कर लेते थे, ठीक है, बन जाते थे क्वेश्चन। 2-4 नहीं भी बने तब भी आईआईटी पहुंच सकते हो यार, 100% थोड़ी ना करना है पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे वो अटक गया कि सर आपने जैसा बोला मैंने करा, अटक गया, मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला अभी आप कुछ अपना दिमाग लगा ले, तो थोड़ा सा 9th-10th क्लास का लॉजिक, और वो लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना आप जो मैं हाँ ध्यान से देखना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, और ये कॉमन साइड है, तो क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा? और ये कोलिनियर है ही सही। तो एपी प्लस पीएम निकालने के बजाय क्या हम ए डैश पी प्लस पीएम नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये और ये तो बराबर है, कर सकते हैं ना, और वो ए डैश एम ही और वो बेसिकली ए डैश एम ही तो है। मतलब पॉइंट निकालने के बाद तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, पीओआई इक्वेशन में कुछ उलझना ही नहीं था, और ऐसा हुआ। समझ आया? तो थोड़ा सा हमें अपना भी दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना है, कुछ सोचो तो सही। अब क्या था, मैंने जब ये डिस्कस किया था तो मुझे सब बताना था कि पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने पूरा इसी सिचुएशन में उनको पॉइंट्स लिखवा दे के ऐसे ऐसे करके जाना। पर डायरेक्ट अगर वही डिस्टेंस पूछ रहे तो एक डायरेक्ट तरीका भी था कॉन्ग्रुएंसी से, ये डिस्टेंस इसके नीचे के बराबर ए डैश एम मिल गया। तो अब इस क्वेश्चन में तो तुम्हारा काम हो गया, x2 डैश और y2 डैश मिल चुका है, मतलब ये जो है डिस्टेंस AP प्लस पीएम इज नथिंग बट ए डैश पी प्लस पीएम, और ए डैश पी प्लस पीएम मतलब ए डैश एम। 20,10√3 का 0,0 से डिस्टेंस, आंसर आ गया। आंसर बोलो। रूट 500 10√7 इज द आंसर। चलो कोई डाउट, समझ आ गया? और ये जो पॉइंट बताया कि पी पॉइंट नहीं निकालने की नीड थी, ये सब चीजें याद रखो, यही तुम्हें बाकी बच्चों से अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि किताबों में तो यही टेक्निक दी है जो मैंने बताया, ये निकालो एंड ऑल, पर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से बच गए। और ये हर बच्चे को नहीं पता होता है कि अपन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। जैसे अपन ने वो सम ऑफ एंटीसीडेंट अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस से कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे तोड़ा था, अपन ने क्रैक किया था, 3 वेरिएबल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा वो टेक्निक। तो ये याद रखना है, ये तुम्हारा एसेट है, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो बाकियों को नहीं पता है, जो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत चीजें तो किताबों में मिल जाएगी, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें जो नहीं मिलेगी, और वो पेपर को पूरा डिस्टर्ब कर देती है। अब वो बच्चे का दिमाग इतना खराब हुआ है इसकी कैलकुलेशन में कि उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और बिगड़ गया, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बिगड़ा, ठीक है, क्योंकि उसको था कि ये तो बन ही जाएगा, इसमें तो पूरा लॉजिक सर ने बताया हुआ है, पर वो कैलकुलेशन में उलझ गया, तो उसमें टीचर क्या करेगा फिर? थोड़ा सा अपना दिमाग, और कभी कभार अटक जाते हैं, ऐसी कैलकुलेशन मेंस में आती है। वो फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो, बाकी में अगर टाइम बच गया है तो उसमें लगाओ 15 मिनट, फिर आंसर लो। बच्चे 100 में से 100 लाते ही है अब आजकल। खैर मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ जो मेरा काम था, और शायद इस स्टोरी से, जो कि सत्यता पे आधारित है, शायद तुम याद रखोगे ये क्वेश्चन और भूलोगे नहीं। स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि तुम लिंक कर लो, कि तब तुम्हारे साथ कभी एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आए तो तुम्हें उस बच्चे की बात याद आ जाएगी कि नहीं डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। इसलिए हमारे 5-10 मिनट्स और लग गए इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, तुम लॉजिक समझ चुके हो, तो अब क्या अपन आगे बढ़े? अब रे ऑफ लाइट, एक और क्वेश्चन लिख लो जो अपने आरडी लेवल पे दिया हुआ रहता है। रे ऑफ लाइट इज सेंट, नहीं अभी नया टॉपिक होगा ही नहीं, अभी इसकी एप्लीकेशन और बाकी है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जिसको तुम अगर आरडी अप्रोच से जाओगे तो बहुत लेंदी और उलझ ही जाओगे, क्योंकि कुछ भी पॉइंट नहीं दिया मैंने। तुम्हें सिर्फ इंसिडेंट रे दी, तुम्हें सिर्फ रिफ्लेक्शन रे दी, सॉरी मिरर की इक्वेशन दी और रिफ्लेक्टेड निकालना। एक चीज और याद रखना, कई बार बच्चों को एक डाउट होता है कि सर ये हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो चीज यूनिक होती है उसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है। क्या बोला मैंने? जो चीज यूनिक होती है उसकी इक्वेशन डेफिनेटली निकाली जा सकती तो है। मैं ऐसे पता करता हूं कि डेटा इनसफिशिएंट है कि नहीं, मैथ्स का ये असूल, एक ऑप्शन देता है ना ऐसा भी कभी कभी उसका। अब जैसे सुनो ध्यान से, यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे आते हैं अपन को, क्योंकि कुछ दिया नहीं है और आरडी में जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें एक ना एक पॉइंट और दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। पर क्या वो यूनिक होगी कि नहीं? अगर इंसिडेंट फिक्स कर दूं, रे ऑफ लाइट मैंने छोड़ी और मिरर फिक्स कर दिया जिसपे छोड़ी, उसकी इक्वेशन वो भी फिक्स है, वो हिलेगा नहीं, ये रे ऑफ लाइट नहीं हिलेगा, तो वो एक फिक्स निकलेगी ना यूनिक उसकी रे। तो इसकी इक्वेशन तो निकल सकती है कि नहीं रिफ्लेक्टेड रे की? 100% निकल सकती है। तुम निकाल नहीं पाओ वो बात अलग है, पर निकलेगी जरूर। पहले ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, ये पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना, ये बहुत काम आता है कोनिक में भी, कि डेटा कम तो नहीं है बेटा, जितना डेटा दिया उसमें ये यूनिक बन रहा है, फिक्स हो रहा है, तो निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा। अब कैसे करना है, तो ये मेरे वाले लॉजिक से बहुत इजीली हो रहा है एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये x प्लस वाई प्लस 3 मान लो, ऐसे रैंडम फिगर बना रहा हूं, 2x प्लस वाई प्लस 1 मान लो, ये मेरी रिफ्लेक्टेड होगी, होगी ना रिफ्लेक्टेड। इस रिफ्लेक्टेड रे को अपन मान लेते हैं क्या, कुछ भी मतलब रिफ्लेक्टेड ही रहने दो उसको। तो मुझे बताओ, जैसा कि मैंने कहा कि इस पे कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसकी इमेज रिफ्लेक्टेड पे लाई करती है, बाकी तो शेल्डन अपने साथ है ही सही। ये पॉइंट तो अपन निकाल ही सकते हैं पीओआई, और ये नहीं भी निकालना हो, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अरे 2 पॉइंट ले लो यार, अरे एक लाइन पे 2 पॉइंट अज्यूम नहीं कर सकते? अरे बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, कोई भी 2 पॉइंट जो तुम्हें पसंद वो ले लो, पर इसको सेटिस्फाई करे वो लेना भाई, कुछ भी मत। उसकी भी इमेज ले लो, और वो इमेज पक्का है कि रिफ्लेक्टेड पे लाई करेगी, 2 पॉइंट ही तो चाहिए रिफ्लेक्टेड को निकालने के लिए, 2 पॉइंट फॉर्म खत्म। समझ आ गया? कर लोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करना सिखाओ। सर इसमें एक और ठीक है, मेथड हो सकती है ना? हाँ बोलो नैनिश। सर इसमें हम नॉर्मल अज्यूम कर देंगे और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से इक्वल होंगे, तो पहले इंसिडेंट एंगल निकाल लेंगे और फिर रिफ्लेक्टेड एंगल पता उससे निकाल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है। क्या है, पर उसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना और उसमें एक रफ फिगर जरूर बनाना, मतलब ये लाइन इस तरफ आ रही है कि लाइन इस तरफ आ रही है, उसके बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज बताया, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप मिल जाएगा, इसका स्लोप पता है तो tan थीटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस m1 m2, तीसरे का स्लोप मिल जाएगा पीओआई हो गई। ये मतलब बोर्ड अप्रोच हो गई, पर जो मैंने बताया वो समझ आया कि नहीं? ठीक है, वो भी एक टेक्निक है। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। अब आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं कि नहीं भाई आगे? ये खत्म अपना पार्ट। अब और कुछ एप्लीकेशन क्या आ सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं, मतलब मैं बता देता हूँ, एक मैन ने यहाँ से शुरू करा इस कोऑर्डिनेट से, इस लाइन पे स्ट्राइक करा और ये मिनिमम करना, तो समझ गए ना? वो तो इमेज ले लो और डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो तुम्हें पता ही है ना, डायरेक्ट निकाल लोगे। पर अगर वो पॉइंट पूछे कि कहाँ पे वो स्ट्राइक करे तो फिर इक्वेशन निकाल के पीओआई। ठीक है, वैसा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, चलेगा ना? वो अपन ने पहले ही समझ लिया है, बार बार वही एक क्वेश्चन क्यों दूंगा। ठीक है, और एक वो वाला भी बता ही दिया, ऐसा वाला ये गया ये गया ये गया, उसमें भी वैसे ही करते जाए, मतलब तीनों वाला, वो L1 L2 L3 ट्रायंगल। ठीक है, चलो ये सब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड P on 3x plus 2y plus 10 equals to 0 such that, थोड़ा सा जल्दी करना, ये एक और चीज करा के ये खत्म हो जाएगा, सच दैट ए पॉइंट है 4,2, बी पॉइंट है 2,4, देन पी ए माइनस पी बी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू।
अभी तक तो सम देखा, अब डिफरेंस कैसे कर सकते हो, और डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे दिखा कि नहीं, मैक्सिमाइज करना है डिफरेंस। तो अब इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना। अब इसी पे P ऑन दिस लाइन। अब सुनो, एक खास बात है, जो भी मैं बताने वाला हूं उसका एक पॉइंट है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे बेटा, वो कर जाएंगे तो 3 पॉइंट सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उसमें सेम साइड होना चाहिए। चेक करो एक बार, क्या ए और बी सेम साइड है कि नहीं, उसके लिए कैसे रखोगे, सेम साइन आना चाहिए, ax1 प्लस ये आपने देखा था, तो 4,2 रखो, पॉजिटिव आ रहा है, मैंने इसलिए पॉइंट बनाया भी बहुत इजीली वैसे। तो जो भी मैं लॉजिक ये बताने वाला हूं उसमें सेम साइड होना जरूरी है। सर अगर ऑपोजिट साइड होगा तो क्या होगा, वो देखेंगे भाई, वो बाद में, पहले ये समझो। ऐसे ही कुछ हो रहा है, यही हो रहा है ना, हमें ये एपी या पीए जो भी लिखो, एपी माइनस पीबी मिनिमम करना है, ये मैक्सिमम करना है। तो तुमने एक चीज पढ़ी थी कि इन अ ट्राइंगल एबीसी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, इससे छोटा ही होता है, और इक्वल पता है कब होता है, कोलिनियरिटी। ठीक है, मतलब अगर मुझे इसकी मैक्सिमाइजेशन करना है तो मैं क्यों ना वो कोलिनियरिटी वाला लॉजिक ले लूं, क्योंकि जब भी ट्राइंगल बनेगा तब उसकी वैल्यू ए बी से छोटी होगी हमेशा। अगर ए बी हो जाए किसी केस में तो उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ए बी कब होगा, बिल्कुल होगा जब अपन पॉइंट, इसलिए बोला था ना सेम साइड होना चाहिए। हम पी को कहां ले ले, इधर ले ले, जस्ट कोलिनियरिटी पॉइंट पे ऐसा ले ले। बताओ पी ए माइनस पीबी का मॉड कितना होगा, ए बी आएगा ना, और उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। हो गया, अरे सर इसमें डायरेक्ट इक्वेशन बना के इसको भी करना पड़ेगा। याद है, और वो कितना आ रहा है वो तुम देख लेना। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, अब सुनो, डिस्टेंस तो मिल गया, पर हमें क्या निकालना है, हमें तो पॉइंट पी निकालना है। अभी खत्म नहीं हुआ, डिस्टेंस हो ना पूछा था तुमसे तो पॉइंट पी पूछा है। अब पी कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, फिर से मदद लेंगे किसकी, शेल्डन की, पीओआई। इस दो पॉइंट से ए बी की इक्वेशन निकाल दो, और मिरर की तो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, जिसपे से स्ट्राइक करा है, जिसपे पी लाई कर रहा है, क्या दिया हुआ है, 3x + 2y + 10, ये हो गया। इन दोनों का पीओआई क्या होगा भाई, ए बी वाली लाइन और इसका पी आ जाएगा, मतलब सिर्फ तुम्हें पीओआई निकालना है। एनी डाउट, ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई भी डाउट, ठीक है। टाइम हो गया है, तो एक आध चीजें और है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि अगर पॉइंट दूसरी तरफ हो गया तो क्या करोगे, करेंगे, समझेंगे कि अगर वो पॉइंट दूसरी तरफ चले गया तो क्या होगा। हाँ? अरे ये जो दिया हुआ है मिरर वगैरह नहीं है, नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन है, हम मानते हैं वो तो। ये बी पॉइंट नीचे की तरफ चले गया तो क्या होगा, फिर अगर पॉइंट नीचे की तरफ हो गया तो फिर कुछ फर्क पड़ेगा, तब कितना होगा मैक्सिमम, या वो कैसे निकालेंगे, या जो कुछ भी अपन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, अभी अपने पास वक्त नहीं है। छोटा सा 5-10 मिनट का पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करके हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड एक्सिस रोटेशन पे आ जाएंगे। हाँ मतलब वैसे ही कुछ करेंगे, वैसे ही कुछ करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है, धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अब कल नहीं परसों, कल तुम्हारी सेल्फ स्टडी का वक्त, ओ कल मतलब परसों, ठीक है। चलो धन्यवाद, Thank you, sir. थैंक यू। Bye, sir.